अध्याय 5। काले बाल, हरी आंखें और एक सभ्य चेहरा। क्या आप अपने जैसी हैसियत वाले किसी व्यक्ति से शादी करने की योजना बना रहे हैं? वह किस दुनिया के बारे में बात कर रही थी? डचेस मेरे लिए मेरी शादी की योजना बना रही थी। एक ऐसी शादी जिसके बारे में मैंने एक बार भी नहीं सोचा। क्षमा करें, मैं आपको नहीं जानता। इसके अलावा मेरे पास एक सभ्य चेहरा है, उससे आ रहा है। क्या ये किसी प्रकार का दोहरा अर्थ वाला कुत्सित मजाक था? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। यहाँ हम मेरे जीवन के बारे में बात कर रहे थे और वह मेरी ओर से मेरे लिए निर्णय लेना चाहती थी। उलझन में मैंने अपना सिर झुका लिया क्योंकि मैं ये सब समझने की कोशिश कर रहा था। फिर क्या हो रहा है? उसने क्या कहा? लड़की? हाँ, धिक्कार है तुम्हें। स्थिति? धिक्कार है तुम्हें। जाति व्यवस्था? मैं अंदर से बहुत उलझन में था, लेकिन जब उसने पूछा तो फिर आपको इस समय क्या कहना चाहिए? उस पल मैंने अपना हाथ ऐसे उठाया जैसे कोई छात्रा प्रेजेंटेशन से पहले अपने शिक्षक से प्रश्न पूछ रही हो। क्षमा करें, लेकिन फिर प्रश्न क्या था? डचेस ने जबरदस्ती मुस्कुराहट के साथ अपने दांत भींच लिए। अरे नहीं, अशुभ संकेत। ये लाल बत्ती है। मैंने पूछा, क्या छोटी हवेली में आपका काम प्रबंधनीय था? डचेस संगीतमय भी साबित हुई। जिस तरह से वह नियमित बातचीत में स्टैकाटो बीट जोड़ना जानती थी वह प्रभावशाली था। ठीक है, यह एक मजाक है। मैंने उसकी जलती निगाहों से बचने के लिए अपना सिर झुका लिया, लेकिन ये भी देखने के लिए कि मैं अपने विचारों में गहरी थी। लानत है, अब मेरे पास उसे उन कठिनाइयों को बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जिनका मैंने सामना किया है। मेरा मानना है कि हमारे पास हाथों की कमी है। और क्या, मेरा ये भी मानना है कि रसोई में खाना बेहतर हो सकता है। और बहुत ज्यादा राजनीति है। बहुत खूब, मैंने ये कहा था। यह ऐसी बात थी जिसे कभी भी अपने बॉस के सामने नहीं बोलना चाहिए। अब काम की राजनीति का चक्र चलने वाला था। एक बार जब डचेस मुख्य हवेली के नौकरों को डांटेंगी, तो वे नौकर छोटी हवेली के नौकरों को डांटेंगे और वे नौकर मुझे डांटेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की अंतिम श्रृंखला थी। नहीं की क्षमा, कुछ हिस्सा। आपका वेतन बहुत कम है। या क्लो के लिए काम करना कुछ कठिन है। मैंने अपनी स्थिति पर विचार करने के लिए कुछ समय लिया। यह ऐसा था, मैं स्नो वाइट का जादुई दर्पण हूँ जो दुष्ट रानी को जवाब दे रहा है। अगर मैं उसे बताऊं कि मिस क्लो के लिए काम करना पार्क में टहलने जैसा है तो मैं एक बहुत ही टूटा हुआ दर्पण बनूंगा। यदि कोई ईश्वर है तो कृपया मेरी प्रार्थना सुनो। तुम मुझे इतनी कठिनाई में क्यों डालते हो? जैसे जैसे मेरी चुप्पी लंबी होती गई, डचेस ने स्थिति को तर्कसंगत बनाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपके लिए बोलना कठिन होगा, खासकर जब आपको उस गुरु के बारे में बोलना होगा जिसकी आप सेवा करते हैं। मुझे ये बहुत प्रभावशाली लगता है। आप उस प्रकार के नहीं लगते जो गपशप करेगा या अफवाहें फैलाएगा। अन्य सभी शिकायतें जो मैंने पहले की थी, बस उसके दिमाग से निकल गई होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि यह मेरे लिए अच्छा है क्योंकि मैं काफी कठिन परिस्थिति से बचने में कामयाब रहा। मेरे दिमाग में चल रहे विचारों से अनजान डचेस ने मुझे एक धूर्त मुस्कान दी। तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। अपने लिए कुछ करो। हाँ, उस थी के करीब जाओ, मेरा मतलब है बच्चे। उसने अभी मिस क्लो को वह चीज कहने की कोशिश की है ना? कहते कहते उसने जो कहा उसे पूरी तरह से बदल दिया है ना? और मुझे बताओ कि वह बच्चा क्या करता है। क्या आप गंभीर हैं? मैं इतना भयानक कुछ नहीं कर सकता। मैं लगभग किसी घृणित चीज को घूरने वाले व्यक्ति की तरह दिखने वाला था, लेकिन किसी तरह इसे दबाने में कामयाब रहा और पूछा, क्या आपका मतलब है? आप चाहते हैं कि मैं उसकी जासूसी करूं? जासूस? बिल्कुल नहीं। मैं बस ये जानने को उत्सुक हूं कि वह बच्चा कैसा कर रहा है, बस इतना ही। वह सौतेली बेटी है, लेकिन फिर भी वह मेरी बच्ची है। अरे हाँ, आप उसका दुरुपयोग करते हैं क्योंकि वह आपकी बच्ची है। समझ में आता है। मैंने अपना सिर खुजलाया और उसे नीचे करने ही वाला था, तभी डचेस के बगल वाली नौकरानी ने मेज के ऊपर एक बैग रख दिया। इंतजार, वह बचती हुई भारी भरकम दिखने वाली चीज नहीं हो सकती।
ये लीजिए, यह आपके काम के प्रति मेरी सराहना का एक छोटा सा प्रतीक है। मैंने अपनी लार गटक ली और डचेस ने मेरा हाथ पकड़कर बैग के ऊपर रख दिया। आपको रत्न देने का मतलब होगा कि आपको उन्हें पैसे के बदले बदलना होगा, इसलिए मैंने ये सुनिश्चित किया है कि इसमें केवल सोने के सिक्के ही शामिल हों। रत्न और सोने के सिक्के। उनकी वाणी में मोहक शब्द बिखरे हुए थे। मैं केवल इंसान था, इसलिए बैग को छूते ही मेरी उंगलियां कांपने लगीं। जैसे ही उसने गांठ को ढीला किया, डचेस ने अपने होठों के सिरे पर चुटकी काट ली। आप मेरे साथ यह क्यों कर रहे हो? तुम मुझे पैसों का लालच क्यों दे रहे हो? कम से कम मैं यही कहना चाहता था, लेकिन ये बहुत सारा पैसा था। मैं भारी दिल और भारी जेब के साथ छोटी हवेली में लौट आया। शारीरिक रूप से कहें तो जेबें भारी थी, क्योंकि डचेस ने पहले मुझे पूरे बैग से कुछ सोने के सिक्के दिए थे। मिस, डचेस चाहती है कि मैं आपकी जासूसी करूं। मैंने तुरंत मिस क्लो के सामने सब कुछ कबूल कर लिया। पहले तो उसने मेरी ओर देखने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन जैसे ही उसने मेरी बात सुनी तो उसने अपना सिर मेरी ओर कर लिया। क्या? मैंने धीरे से अपने घुटने मोड़े और उसके सामने घुटने टेक दिए। मिस क्लो के लिए काम करने के बाद से यह शायद मेरा सबसे सम्मानजनक रुख था। आप मुझे ऐसा क्यों बता रहे हैं? उसने मुझे पैसे भी दिए। क्लो एक पल के लिए चुप रही। क्या वह मुझे पहले से भी अधिक अविश्वास से घूर रही थी? हालांकि उसने एक अप्रत्याशित प्रश्न पूछा, तो आपने पैसे नहीं लिए? नहीं, मैंने पैसे ले लिए हैं। मैं अपना पाप जानता था, इसलिए मैंने यथासंभव ईमानदारी और आत्मविश्वास से उत्तर दिया। जब क्लो ने मेरा उत्तर सुना तो उसके चेहरे पर जटिल भाव थे। वह अपने बिस्तर से उठी और मेरी ओर चल दी। फिर उसने अपनी पतली बांह फैलाए और कहा, तो फिर इसे मुझे दे दो। वाह, महिला जानती है कि बदमाशी कैसे की जाती है। मैंने आंखों में आंसू लेकर अपनी जेबें टटोली। जब मैंने उसे सोने के सिक्के दिए तो वह पहली बार मुस्कुराई। अच्छा, बहुत बढ़िया, लेकिन आहा, यह एक भौतिकवादी मुस्कान थी। दिन के दौरान जब अन्य नौकर उस पर नजर रख सकते थे, मिस क्लो ने कुछ नहीं किया। हालांकि वह रात में पढ़ती थी। इस आदत ने अंततः ड्यूक की सम्मानित बेटी बनने में एक बड़ी भूमिका निभाई जब उसने अंततः अपनी प्रतिभा दुनिया को दिखाई। मैंने सोचा कि यह उसके लिए अधिक फायदेमंद होगा अगर मैं ऐसा दिखावा करूं कि मुझे उसकी इस दूसरी जिंदगी के बारे में पता नहीं है। हालांकि इसके बारे में और अधिक सोचने से मुझे एहसास हुआ कि मैं उसकी मदद कर सकता हूं। मैं मिस क्लो के लिए किताबें लाने में मदद कर सकता था, जो छोटी हवेली नहीं छोड़ सकती थी। जितना अधिक मैंने इसके बारे में सोचा उतना ही बेहतर विचार मेरे दिमाग में आया, क्योंकि मुझे पता था कि क्लो ने 15 वर्ष की उम्र तक छोटी हवेली में सभी किताबें खत्म कर ली थी। ऐसे में मैंने पिछले दिन परिसर छोड़ने की अनुमति के लिए आवेदन किया था। मुझे चिंता थी कि वह इसे स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन मैंने रात तक उससे हस्ताक्षर करा लिया। भगवान का शुक्र है कि वह मुझे सामान्य नौकरों का अधिकार देने को तैयार थी। मैंने कल छोटी छुट्टी के लिए आवेदन किया था, इसलिए मैं आज दिन के दौरान मौजूद नहीं रहूंगा। मिस क्लो मेरी मास्टर थी, इसलिए मैंने सुनिश्चित किया कि उन्हें मेरी योजनाओं के बारे में पता हो। लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, कोई उत्तर नहीं मिला। मैंने उत्तर की आशा में उसे नहीं बताया, इसलिए मैंने इसे जाने दिया। क्लो आज एक बार फिर खिड़की से बाहर देख रही थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह किसी चीज के बारे में गहराई से सोच रही थी, जो असामान्य था। मैं कैसे बता सकता हूँ? क्योंकि जब से मैंने उसे बताया कि डचेस ने मुझसे उसकी जासूसी करने के लिए कहा है, तब से मैंने उसे मेरी ओर देखते हुए देखा है। क्या वह मेरे बारे में सोच रही होगी? रुको, बिना किसी कारण के उत्साहित होना स्वस्थ नहीं था। मैं कहने से पहले थोड़ा झिझका, तो मैं अब जा रहा हूँ। आप, शीश। जैसे ही मैं दरवाजे की ओर बढ़ने वाला था, मैं फिर से पीछे मुड़ा। मुझे उससे जवाब की उम्मीद नहीं थी। कोई नहीं करेगा। यह क्या है? ये लो। क्लो ने मेरी ओर एक छोटी थैली फेंकी और मैंने इसे जमीन पर गिरने से ठीक पहले पकड़ लिया। यह क्या है? खुद से पता लगाएं। क्लो का उत्तर हमेशा की तरह ठंडा था। उसके जवाब का इंतजार करने के बजाय मैंने खुद ही थैली खोलने का फैसला किया। थैली में सोने के सिक्के थे।
मैं चौंक गया, लेकिन फिर मैंने पता लगाया कि ये कहाँ से आए। ये वे सिक्के हैं जो रानी ने मुझे दिए थे। ऐसा नहीं था कि सिक्कों पर डचेस का नाम खुदा हुआ था, लेकिन मुझे पता था कि ये वही सिक्के हैं जो उसने मुझे दिए थे। मेरा मतलब है, ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि मिस क्लो के पास पहले स्थान पर सोने के सिक्के हों। जरा देखो कि उसे कैसे रहना था और उसे क्या खाना खिलाया जाता था। एकमात्र सिक्के जो वह संभवतः प्रबंधित कर सकती थी वे थे जो उसने मुझसे लिए थे, जो मुझे डचेस से मिले थे। धन्यवाद, मैं उनका बुद्धिमानी से उपयोग करूंगा। तो मुझे ये सिक्के सौंपने का मतलब ये था कि मिस क्लो मुझ पर भरोसा करने लगी थी। मैंने चलोए की ओर आशा से देखा। हालांकि मुझे जो कुछ मिला वह उसके सिर को घुमाने की ठंडी आवाज थी। गीज, जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने मिस क्लो के लिए कुछ किराने का सामान और किताबें खरीदी जो उसने मुझे दिए थे। मैंने वह पत्र भी पोस्ट किया जो मैंने पूरी रात लिखा था, हालांकि मुझे पता था कि इसे खोलने से पहले ही फेंक दिया जाएगा। सांस, अरे क्या ये बड़ी बेटी की हकीकत नहीं थी? पत्र से पहले पैसा और बेटी से पहले पैसा। हम सभी जानते हैं कि जीवन कठोर है। मैंने अपने आप को अपने परिवार के विचारों को अपने दिमाग से मिटाने के लिए मजबूर किया। जब मैंने उनके बारे में सोचा तो मेरे पाचन तंत्र को बहुत अधिक नुकसान हुआ। वो बुरे लोग। मैं अपना काम काज निपटा चुका था और वापस जाने ही वाला था कि तभी मेरी नज़र स्ट्रीट फूड स्टॉलों की एक कतार पर पड़ी। चिकन स्कूवर वाला स्टॉल असाधारण लग रहा था, और मेरा मतलब असाधारण रूप से स्वादिष्ट था। मैंने गिना कि मेरे पास कितने पैसे बचे हैं। एक सोने का सिक्का बहुत मूल्यवान था, इसलिए मेरे पास बहुत सारे पैसे थे। बहुत सारा बदलाव, इतना कि अगर मेरे पास कटार हो तो किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने अपनी आंखें रस और तेल से फूटते हुए सीख पर टिका दी और उस सुगंधित खुशबू का अनुसरण करने लगा जो मेरे नथुनों को गुदगुदी कर रही थी। ओह, क्या दिलकश, मुंह में पानी ला देने वाली खुशबू है जो मेरे मुंह को पहले ही ला टपका रही है। हाँ, तुम्हें भूख लगी होगी, मैडम। जब मेरी कल्पना से बाहर निकला तो मैं पहले ही 3 सीख खा चुका था। कितना विश्वासघाती। लेकिन वह सदमा दूर हो गया क्योंकि जल्द ही मैंने दुकान के मालिक से कहा, कृपया इसे हटा लें। ले जाओ। हाँ, शायद तुम कटार को 3 टुकड़ों में काट सकते हो और इसे मेरे लिए लपेट सकते हो। जब मैंने अपना मतलब समझा तो मालिक समझ गया और सिर हिलाया। कृपया मुझे 3 कटारें दीजिए। मैं इस स्वादिष्ट स्वाद को मिस क्लो के साथ साझा करना चाहता था क्योंकि घर में आने के बाद से शायद उसे कभी जाने का मौका नहीं मिला। मुझे ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मैंने अकेले 3 सीख खा ली। हेयर यू गो, धन्यवाद। मैंने मालिक से पेपर बैग लिया और घर की ओर चल दिया। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैंने सुश्री डेरे को बताया कि मैं वापस आ गया हूं। फिर मिस क्लो से मिलने जाने से पहले मैं रसोई में गया। दोपहर का भोजन अभी समाप्त हुआ था और भोजन क्षेत्र शांत था। ला, मैं गुनगुनाए बिना नहीं रह सका। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने योजना बनाई थी। मैं खाली रसोई में घुस गया और मैंने जो किराने का सामान खरीदा था उसे छिपा दिया। फिर जाने से पहले मैंने आखिरी बार रसोई और भोजन क्षेत्र के चारों ओर देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वहां कोई नहीं है। मिस, मैं वापस आ गया हूँ। मैंने उन सभी को नज़रअंदाज कर दिया जिन्होंने मुझे अतिरिक्त काम देने की कोशिश की और मिस क्लो के कमरे की ओर चल दिया। वाह, मुझे हौंफते हुए देखकर जैसे कि मैं कोई सनकी हूँ। क्लो ने अपने होंठ खोल दिए। वह तुम्हारी स्कर्ट पर क्या है? क्षमा करें, इस पर कुछ टपक गया है। ये पहली बार था जब मिस क्लो ने मुझे किसी चीज के लिए बुलाया था। चौंक कर मैंने नीचे देखा और हौंफने लगी। सीख से निकली चटनी मेरी स्कर्ट के चारों ओर फैल गई थी। ऐसा लग रहा था मानो मेरी स्कर्ट ने सीख खा ली हो। कहानी खत्म। अलविदा।